Hello student, today we have learned class 9 science chapter 14 sound। बच्चों ये वीडियो नंबर 3 है चैप्टर 14 का। इसके लास्ट 2 वीडियो में मैंने चैप्टर 14 का साउंड के बारे में पढ़ाया था, कुछ बताया था, और उसके बाद मैंने वेव्स के बारे में बताया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में मैंने बताया है। मतलब कि इसके पहले वाले लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने 14.5 के पहले तक पूरा पढ़ लिया था, और जो 2 एग्जाम्पल थे 2 एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके बताया था कैसे सॉल्व करना है ईजी तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 14.5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 14.5 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए 14.5 क्या है, 14.5 है हियरिंग रेंज। हियरिंग रेंज मतलब होता है कि जो साउंड होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी के ही अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी के ही अकॉर्डिंग जो साउंड है साउंड को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। कितने रेंज में डिवाइड किया गया है? 3 रेंज में। तो बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग रेंज के बेसिस के अकॉर्डिंग साउंड को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरीज है ऑडिबल साउंड, सेकेंड है इंफ्रासोनिक साउंड, एंड थर्ड है अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं ऑडिबल। देखिए नाम से पता चल रहा है ऑडिबल मतलब कि जो आप सुन सकते हैं। ऑडिबल मतलब होता है सुनने वाला। जैसे आपने सुना होगा ऑडिबल डिवाइस। ऑडिबल डिवाइस मतलब कि जो आपको सुनने में, जो आप जिसको आप प्ले करने के साथ साथ ही क्या होता है, उससे बस आवाज़ आता है, उसको बोलते हैं ऑडिबल। ठीक है ना। तो ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, तो बोलोगे वी कैन नॉट हीयर। इसमें बताया जा रहा है कि वी कैन नॉट हीयर साउंड ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। हम लोग सभी फ्रिक्वेंसीज के साउंड को सुन नहीं सकते हैं। द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो हियरिंग रेंज ऑफ साउंड है ह्यूमन बींग्स के लिए वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक होता है। देखिए 20 के हर्ट्ज का मतलब होता है कि जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मतलब कि अगर कोई साउंड इस रेंज का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस साउंड को सुन सकते हैं। वी कैन ओनली हियर साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी विद इन दिस रेंज। तो यहाँ पर वही लिखाया गया है कि हम लोग केवल इसी मतलब कि जो इस रेंज के अंदर में आएगा साउंड उसी को सुन सकते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, दिया हुआ वैसे बस यहीं तक का काम का है। हम लोग बस लिखेंगे ऑडिबल साउंड में द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। बस इतना ही है। ठीक है ना, इतना ही लिखना है। आगे में ये बताया जा रहा है एक्स्ट्रा कि जो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, मतलब कि जिन बच्चों का एज 5 साल से कम का होता है, एंड डॉग्स मतलब कि जिन बच्चों का एज 5 साल से कम है, और जो डॉग्स है वो कैन हियर अप टू 25 के हर्ट्ज, मतलब कि 25,000 हर्ट्ज तक अगर कुछ फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको सुन सकते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 20 हर्ट्ज का मतलब होता है देखिए हर्ट्ज मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा 1 सेकेंड में। मतलब कि अगर 1 सेकेंड में 20 बार कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो हम लोग उस साउंड को सुन सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20,000 टाइम्स अगर वो वाइब्रेट करेगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। एक आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है ना। आगे है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, तो बोलोगे द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से जो साउंड क्या है कम होता है, मतलब कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसके हम लोग साउंड को सुन नहीं पाते हैं, और इसी साउंड को बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड। तो बोलोगे द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो द साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ कोर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो अर्थ कोर के अंदर जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो वही क्या है, एग्जाम्पल है इंफ्रासोनिक साउंड का, या इंफ्रा साउंड बोल लीजिए या फिर इंफ्रासोनिक साउंड बोल लीजिए। ठीक है, आगे है केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन साउंड एटसेट्रा। मतलब कि इसका एग्जांपल क्या क्या दिया है, केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन का जो साउंड होता है वो, और
द साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ कोर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, ये क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑडिबल साउंड का, तो ऑडिबल साउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग जो साउंड को हियर करता है वही क्या है, ऑडिबल साउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रा नाम में ही लिखा है अल्ट्रा, अल्ट्रा है मतलब द साउंड अबव 20K हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स, मतलब कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20K हर्ट्स से मोर देन होती है, अबव होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एग्जाम, सच साउंड आर प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन, ऐसा साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, डॉल्फिन प्रोड्यूस करता है और बैट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। आगे क्या है, आगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है, बस ये अल्ट्रासोनिक साउंड अगर किसी को बताना हो तो बस इतना ही बताओगे, इनफ है। आगे एक्स्ट्रा नॉलेज बताया जा रहा है कि द हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट एंड मोथ्स आर वेरी सेंसिटिव, तो मोथ जो होते हैं और कुछ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनका हियरिंग ऑर्गन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। दे कैन हियर द साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय बैट्स, ये लोग क्या कर लेते हैं, ये मोथ और इंसेक्ट ना क्या कर लेते हैं, जो ना हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना बैट्स, उस साउंड को क्या करते हैं हम लोग सुन लेते हैं। एंड दस कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम बैट से अराउंड देम एंड अवॉइड बिकमिंग अ प्रे, और अपने आप को शिकार होने से वो लोग बचा लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। कोई अगर पूछे कि ऑडिबल साउंड क्या है तो बोलोगे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो मतलब कि इसके जो रेंज का जो साउंड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इससे अगर लेस देन होता है, इससे अगर लेस देन है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और अगर 20,000 से ग्रेटर देन है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड को इंफ्रासाउंड में बोलते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड में बोलते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हियरिंग रेंज क्या है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे 14.6 में बोला जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन मतलब होता है यूजेस कहाँ कहाँ पर है। तो पहले इसमें कुछ बताया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड्स आर वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड्स जो होती है ना, उनके जो वेव्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। हाई होती है इट मीन्स कि तो 20,000 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है ना। दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, मतलब ये क्या करते हैं, अगर ऑब्स्टेकल आता भी है, रुकावट आता भी है ना, तो क्या करते हैं स्ट्रेट पाथ पे, मतलब कि सीधी लाइन पे क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। अल्ट्रासाउंड आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इसका यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है एंड मेडिकल फील्ड में होता है। तो आगे बोला जा रहा है अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेस, मतलब कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ उस पार्ट्स को क्लीन करने में किया जाता है जो जहाँ तक पहुँचना क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उन सभी पार्ट को क्लीन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताया है, बस आप लोग ना इतना यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है, समझने के लिए समझ सकते हैं। एग्जांपल है ऑड शेप्ड पार्ट। ऑड शेप्ड पार्ट मतलब होता है कि ना थोड़े टेढ़े मेढ़े पार्ट होंगे ना, उन सभी पार्टों को साफ़ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को साफ़ करने के लिए, इन सभी कंपोनेंट को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो कैसे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन। तो जिस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑड पार्ट्स को, जिस ऑड शेप को जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे ना, उस पार्ट को अगर क्लीन करना हो ना, तो उसको सबसे पहले डालते हैं किसमें, क्लीनिंग सॉल्यूशन में। ठीक है ना। एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड इनटू द सॉल्यूशन, और उसके बाद उस सॉल्यूशन में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। ड्यू टू द हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से द पार्टिकल ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट्स डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना उसमें कि ना जो भी डस्ट के पार्टिकल है, जो भी ग्रीस है, जो भी डर्ट है, गंदगी है, वो ना डिटैच हो जाते हैं और गिर जाते हैं उस पार्ट से। ठीक है ना। एंड द ऑब्जेक्ट दस गेट थ्रूली क्लीन, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉस इन मेटल ब्लॉक। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं हम लोग जो भी क्रैक्स है, जो भी डिफेक्ट है,
जो भी फ्लॉज होता है डिफेक्ट और क्रैक, जो भी क्रैक है या डिफेक्ट है किसी भी मेटल ब्लॉक में, उसको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है, करते हैं। अब अभी ने एक पिक्चर दिखाऊंगा, भी वेट करिए। अल्ट्रासाउंड आर ऑल्सो यूज्ड इन द टेक्निक ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम लोग इकोकार्डियोग्राफी में भी करते हैं। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक की मदद से अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट्स। और इस टेक्निक की मदद से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं अपने बॉडी के ऑर्गन में या पार्ट्स में, ठीक है। उससे क्या होता है, जब ना अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट आता है ना, और इस तरीके से क्या होता है, उसका इमेज फॉर्म हो जाता है, उस ऑर्गन का इमेज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग किसी भी ऑर्गन में अगर कोई डिफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है किसी भी बॉडी ऑर्गन में हमारे, तो उस समय भी क्या कहते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं उस डिफेक्ट को पता लगाने के लिए कि हमारे में क्या एबनॉर्मलिटीज, क्या क्या इरेगुलर ग्रोथ हो रहा है हमारे किस बॉडी ऑर्गन में, तो इन सब का है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे एक और। इसके पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मेटल ब्लॉक से रिलेटेड। देखिए, तो अभी हम लोग क्या क्या किए, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़े और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला एप्लीकेशन कहाँ है, इन क्लीनिंग माइन्यूट पार्ट्स ऑफ मशीन, मतलब कि किसी भी मशीन के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, माइन्यूट मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को क्लीन करने में। दूसरा, इन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक है। आगे है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में यहाँ पर बताया गया है मेटल ब्लॉक के बारे में कि इफ़ देयर इज़ इवन अ स्मॉल डिफेक्ट, अगर कोई स्मॉल डिफेक्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट है, देखिए डिफेक्ट और फ्लॉज है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, डिफेक्ट और फ्लॉ है, मतलब कि कोई क्रैक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड भेजेंगे मेटल पे। तो भेजे यहाँ से, और यहाँ पर क्या रहता है, डिटेक्टर लगा रहता है। डिटेक्टर मतलब होता है जो कि डिटेक्ट कर सकता है। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से आया स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ आ गया, तो इसको ना डिटेक्टर सेंस कर लिया कि हाँ यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं है इधर। फिर एक और साउंड अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा गया, तो यहाँ पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से पास हो गया। और जब यहाँ पे भेजा गया ना, तो यहाँ पर क्या था, डिफेक्ट था। तो इससे क्या हो गया, ये साउंड फिर से रिफ्लेक्ट हो गया और फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इस डिटेक्टर पे कोई भी अल्ट्रासाउंड वेव्स डिटेक्ट नहीं हुआ। इसको यहाँ पर रिसीवर जो था या फिर बोल सकते हैं डिटेक्टर जो था, इसका कोई भी अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसको ये चीज़ डिटेक्ट नहीं हुआ है अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम लोग और पता लगाते हैं कि कहाँ पर कोई मेटल में मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, मतलब कि क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम, बिना उसको डैमेजिंग किए हम लोग पता लगाने में करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बोला जा रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी आपने सुना होगा ना कि ना जा करके इसका सोनोग्राफी करवा करके लेते आइए, कोई भी पेशेंट है ऐसा अगर सुना होगा ना, तो यहाँ पर वही है कि बोलोगे कि अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक इंस्ट्रूमेंट है विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का फॉर गेटिंग इमेज को गेटिंग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है अ डॉक्टर कैन गेट एन इमेज ऑफ द पेशेंट ऑर्गन सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी एट्सेट्रा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट का अगर किसी बॉडी ऑर्गन को चेक करना है ना कि उसका बॉडी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी का ही यूज़ करके पता लगाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस टेक्निक का यूज़ करके इट हेल्प द डॉक्टर टू डिटेक्ट, मतलब कि इस टेक्निक का यूज़ करके डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब होता है जो कि नॉर्मल नहीं है, मतलब कि ये बॉडी ऑर्गन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसको पता लगाने में करते हैं। सच एज कुछ एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि स्टोन इन गॉल ब्लैडर एंड किडनी, तो मतलब कि अगर किडनी में कहीं पर भी या गॉल ब्लैडर में कहीं पर भी स्टोन हो जाता है, जिसको आप लोग सुने होंगे पथरी सुने होंगे ना, तो वो पता लगाने में करते हैं। और ट्यूमर इन
डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, अगर कहीं पर ट्यूमर हो गया है तो उसका पता लगाने में भी क्या करते हैं डॉक्टर, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो बोलोगे कि इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो जो यहाँ पर पढ़े थे ना, जो बताया था ना, वही इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टेक्निक में अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रैवल करवाते हैं बॉडी के टिश्यूज़ में एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। और जहाँ पर किसी भी टिश्यू की डेंसिटी चेंज होती है ना, वहाँ से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इस तरीके से ये जो वेव्स है ये कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, डेट आर यूजेड। और ये इस मतलब इस इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ करके टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन, उस ऑर्गन का इमेज बनाते हैं। दिस इमेज आर देन डिस्प्ले ऑन अ मिरर ऑन अ मॉनिटर। और इस तरीके से जो ये इमेज होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है या तो मॉनिटर पर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म, या किसी मतलब कि फिल्म पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। फिल्म मतलब कि एक पेज समझ लो, पेपर समझ लो, ठीक है ना। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यहाँ पर कैसे होता है वो बताया गया है। कहीं आ गया ना कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। आगे है अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फ्यूटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट डिफेक्ट एंड ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज। मतलब कि इस टेक्निक का यूज़ हम लोग जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस समय चेक करने के लिए करते हैं उसके फ्यूटस को कि कहीं पर कुछ मतलब कि सब अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको बताते हैं कि ये क्या है, इसमें ये डिफेक्ट है या ये एबनॉर्मेलिटीज़ ग्रोथ हो रहा है बच्चे में, ऐसा करके। तो इस टेक्निक का यूज़ इन सभी चीज़ों में होता है। आगे है अल्ट्रासाउंड इज़ ऑल्सो यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं हम लोग स्मॉल स्टोन को ब्रेक करने के लिए जो कि फॉर्म हो जाते हैं किडनी में, ठीक है ना। मतलब कि आप सिंपल समझिए कि अगर हमारे किडनी में कहीं पर स्टोन हो गया है तो इसी टेक्निक का यूज़ करके हम लोग स्टोन को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। और इससे क्या होता है कि किडनी का स्टोन क्या होता है, हट जाता है, खराब मतलब कि हट मतलब कि निकल जाता है किडनी का स्टोन, ठीक है ना। तो इस टेक्निक का देखिए बहुत सारा यूज़ है ना, तो ये चीज़ आपको पढ़ना था। अब अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं सोनार के बारे में। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है एसओ मतलब होता है साउंड, एन ए मतलब होता है नेविगेशन, और एंड आर फॉर रेंजिंग। तो वैसे तो सोनार को पढ़ने से पहले ना आप लोग थोड़ा सा ना इको के बारे में समझिए। इको होता क्या है, क्योंकि जो सोनार है ना, सोनार जो है ना वो ना इको का एप्लीकेशन है। सर इको क्या होता है, इको बताता हूँ, समझाता हूँ इको क्या होता है। पहले देखिए अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इको के बारे में। इको को ना कहीं ना एको भी बोलते हैं, एको, ठीक है ना। एको भी बोल सकते हो, इको भी बोल सकते हो। तो एको के बारे में पढ़ते हैं। तो एको के बारे में थोड़ा सा पहले समझिए कि क्या बोला जा रहा है। तो इफ़ यू स्टैंड इन अ बिग एम्प्टी हॉल, अगर आप एक बिग एम्प्टी हॉल में खड़े हो एंड साउट लाउडली, और आप बहुत तेज से चिल्लाते हो ना, यू विल फर्स्ट हीयर योर ओन वॉइस। तो आपको पहले तो अपना खुद का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देगा। एंड अ लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद यू विल हीयर द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड। और आप अब कुछ देर बाद आप अपने ही साउंड का क्या सुनोगे, रिपीटिशन सुनोगे कि तुम्हारा आवाज़ तुमको फिर से सुनाई दे रहा है। द सेकेंड साउंड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओरिजिनल साउंड। तो जो सेकेंड साउंड था ना वो क्या था, आपके ही साउंड का क्या था, वो रिफ्लेक्शन था। क्या था, आपके ही साउंड का वो रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल ऑफ द हॉल, जो कि वॉल के जो कि हॉल के वॉल से टकरा करके आपके कानों तक आया था। द सेकेंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एन एको। और इसी सेकेंड रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। समझ में आ गया, एको बोल लो, इको बोल लो। तो एको का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे एन एको इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा अगर कोई आपका साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, और आपको फिर से वो साउंड रिपीट होकर के सुनाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। समझ में एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। तो सर कौन कौन से सरफेस साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बच्चे जो भी हार्ड मटेरियल होते हैं,
जिसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, जैसे कि मेटल हो गए, मेटल अलॉय हो गए, सीमेंटेड वॉल हो गए, ये क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। मतलब ये साउंड को क्या करते हैं, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इसके अपोजिट में सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, जो भी सॉफ्ट और पोरस होते हैं, पोरस मतलब कि जिसमें स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, सच एज क्लोथ्स हो गए, कारपेट हो गए, पेपर हो गया, थर्माकोल हो गया, इन लोग क्या होते हैं, एंड एस्बेस्टस हो गया, आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ये साउंड को ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। दे आर एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। ये क्या करते हैं, ये सभी साउंड को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करते हैं। और ये सारा जो था एग्जाम्पल, ये क्या करते हैं, साउंड को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे ना कि ना, मान लो ना कि जब आप एक ना जो घर नया नया बन रहा है, अगर आप उस घर के अंदर जा करके धीरे से ही बोलोगे ना, तो आपको बार बार आपका ये साउंड सुनाई देगा। तो जो ये साउंड सुनाई दे रहा है, रिपीटिशन हो रहा है जो आपके साउंड का, उसको हम लोग बोलते हैं एको। तो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जो ना वॉल है ना हॉल का या फिर किसी रूम का, वो क्या होता है, साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको क्या क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। वैसे ही अगर एक कमरा है, अगर वही रूम मान लीजिए कि आप कुछ दिनों के बाद गए उस रूम में, और उसमें सामान पूरा भरा भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है, कहीं पर टेबल लगा हुआ है, कहीं चेयर, कहीं पर बुक, कहीं पर सोफा, और अब आप बोलोगे ना, तो अब आपको साउंड सुनाई थोड़ा कम देगा और एको ना होगा, एको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एको, एको इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी रूम के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है ना, वो क्या करेंगे, साउंड को कुछ कुछ तो करेंगे, साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो जैसे कि रूम के अंदर क्लोथ्स होगा, कारपेट होगा, या कुछ भी होगा ना, तो लोग के क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे और आपको एको सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए एको के बारे में। तो वैसे तो ये मतलब कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो समझ लीजिए इसको। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमारा जो ब्रेन है ना, आवर ब्रेन रिटेन द इफेक्ट ऑफ एवरी साउंड। तो हमारा ब्रेन किसी भी साउंड को एवरी साउंड को रखता है अपने पास फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक रखता है, मतलब कि 0.1 सेकेंड तक हमारा ब्रेन किसी भी साउंड को अपने पास रखता है या उसके इफेक्ट को रखता है। एंड सो कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड। तो हम लोग क्या 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 करते हैं, अगर इसके पहले ही क्या हो जाए, कोई साउंड आ जाए, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इफ़ दे रीच द ब्रेन विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड। अगर कोई साउंड 1/10 सेकेंड के ही अंदर में अगर कोई साउंड आ जा रहा है, दूसरा साउंड, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे। तो सर कितना होना चाहिए। तो बच्चे, अगर आपको सुनना है कोई भी साउंड, अलग अलग, मान लो कि एक पर्सन, मैं बोल रहा हूँ और कोई एक और पर्सन बोल रहा है, मेरे बोलने के साथ अगर वो भी बोल रहा है ना, तो आपका ब्रेन उसको समझ नहीं पाएगा। अगर मेरे बोलने के 1/10 सेकेंड के बाद अगर वो बोल रहा है, तो मतलब कि मोर देन 1/10 सेकेंड के बाद अगर वो बोलता है, तो क्या होगा, आपका ब्रेन उसको अच्छे तरीके से रिसीव कर पाएगा और आपको बता पाएगा कि हाँ, सामने वाले लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू बी हर्ड एज टू साउंड डिस्टिंक्ट साउंड। अगर हम लोग को दो साउंड को अलग अलग तरीके से सुनना है ना, द टू साउंड सिग्नल मस्ट रीच द ब्रेन एट अ टाइम इंटरवल ऑफ मोर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो उस साउंड को 1/10 सेकेंड के बाद ही बोला जाएगा, तो ये हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसे अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर वही बताया गया है जो भी बोला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या क्या बोला जा रहा है। तो आगे बस थोड़ा सा और है, बोला जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ एन इको। तो एको के होने के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 0.1 सेकेंड का है, तो आपको साउंड एको करेगा। ठीक है ना। और आगे ये है कि इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर कंडीशन दिया जा रहा है, कंडीशन को बस पढ़ लेते हैं। कंडीशन को ये पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, लेकिन कंडीशन बता दे रहा हूँ, कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट, कंडीशन में ये बोला जा रहा है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ इको। अगर एको होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो 3 कंडीशन है। तो बोला जा रहा है, एन एको कैन बी हर्ड ओनली। एको तभी होगा, मतलब कि एको जब होगा ना और आप उसको सुन पाओगे, तो तभी सुन पाओगे जब
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अराउंड 17 मीटर। अगर जहाँ से आवाज़ निकल रहा है और जहाँ जहाँ से आवाज़ क्या हो रहा है, टकरा करके आ रहा है, मतलब कि मान लो कि यहाँ से आवाज़ निकला और यहाँ से टकरा करके, यहाँ से आवाज़ निकला और ये टकरा करके वापस आया, तो इसके बीच का ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 17 मीटर तक का है तो आपको साउंड सुनाई देगा, एको का साउंड होगा। बस शर्त ये है कि ये जो वॉल है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हाई होना चाहिए, हाई वॉल होना चाहिए, या हिल होना चाहिए, या हाई राइजिंग बिल्डिंग होना चाहिए, जो कि क्या करे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी बताया था ना बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेटल है, मेटल अलॉय है, सीमेंटेड वॉल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि साउंड इतना तो लाउड होना चाहिए कि वो क्या हो, रिचेज द रिसीवर, मतलब कि साउंड इतना तो लाउडली आप बोलो कि वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्टिंग रिसीवर के पास वो पहुंच सके। रिसीवर मतलब कि जो बोला है और जो सुन रहा है वो उसके पास फिर से पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, उसको सुनाई देगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, सोनार, उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, सोनार में आगे बोला जा रहा है, सोनार इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस। तो सोनार क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूजेस करते हैं, मतलब कि जो यूजेस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का मेजर करने के लिए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लाइन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बोट और शिप। तो सोनार जो होता है ना, सोनार में ना एक ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा हुआ होता है शिप और बोट के नीचे में। ठीक है, अब ट्रांसमीटर का क्या काम है और डिटेक्टर का क्या क्या काम है, देखिए नाम में छुपा है, ट्रांसमीटर मतलब ये ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट मतलब कि अपने में से ये बाहर की ओर निकालेगा। क्या निकालेगा, तो देखिए तो बोलोगे कि द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर, ये वेव्स क्या होते हैं, वाटर में ट्रेवल करते हैं। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड, और वो जो ना समुद्र की सतह पर, सी बेड मतलब होता है समुद्र की सतह, निचली सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसे स्ट्राइक करके गेट रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्टेड ऊपर की ओर आते हैं। एंड सेंस्ड बाय द डिटेक्टर, और जो डिटेक्टर लगा हुआ है शिप में, मान लो कि ऐसे करके बोट है और ये क्या है, वाटर है पूरा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, सी बेड है, सी बेड मतलब कि समुद्र बस इतना ही, मतलब कि ये सी जो है ना इतना ही गहरा है, डीप है। तो यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ना ये ट्रांसमीटर यहाँ से सिग्नल को भेजेगा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा, और यहाँ से जैसे ये स्ट्राइक करेगा उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड बैक, यहाँ पर क्या लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है ट्रांसमीटर, यहाँ पर लगा रहता है डिटेक्टर। और ये स्ट्राइक बैक होने के बाद, रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पर अब अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रहा है, वापस आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, तो द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और डिटेक्टर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं कि अंदर कि समुद्र के सतह पर, मतलब कि सी बेड पर कौन सा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, आगे बस इतना ही इसमें है, आगे है द टोटल डिस्टेंस। तो देखिए सपोज करिए ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी था। तो बच्चे जब यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो गया भी तो ये यहीं से यहीं तक है, तो ये जाने में स्मॉल डिस्टेंस डी कवर किया है, तो आने में भी स्मॉल डी डिस्टेंस ही क्या करेगा, ये कवर करेगा। स्मॉल डिस्टेंस डी बोल दिया था गलती से, स्मॉल डी डिस्टेंस, स्मॉल डी मतलब कि स्मॉल डी में लिखा है, मतलब कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो जाने में ये डी डिस्टेंस कवर किया और आने में भी डी डिस्टेंस कवर किया, और इस तरीके से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल 2D डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया है। बाय द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है 2D। तो इसलिए जो कितना टाइम लगा, तो इसको टाइम का आपने पढ़ा होगा ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला सिंपल आपने ये पढ़ा होगा, डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 2D, कुछ ना कुछ उसकी अल्ट्रासाउंड वेव्स है ना, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी तो उसको बोलते हैं v। और मान लो कि यहाँ पर टाइम लगा है स्मॉल t, तो इस तरीके से 2D इज इक्वल टू VT क्या होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, डिस्टेंस 2D, याद रखिए डिस्टेंस 2D यहाँ पर लिखिएगा ना, D मत लिखिएगा। क्यों सर D नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जाने में जब D डिस्टेंस कवर किया है तो आने में भी ये D डिस्टेंस ही कवर करेगा। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना जो जो ना C का जो डेप्थ है, C का जो डेप्थ है वो कितना है, तो बोल सकते हो कि डेप्थ ऑफ C D इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पर डेप्थ तो देखिए बच्चे ये कितना अंदर गया है, मतलब कितना अंदर गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अंदर गया है ना, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं डेप्थ, गहराई। ठीक है ना, तो ये कितना डीप हो जाएगा, डीप, तो इसका डी का फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू VT बाई 2, वेयर V इज स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स एंड टाइम T हो जाएगा टाइम टेकन, एंड यहाँ पर बाई 2 है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जो सोनार के बारे में बताया गया था उसको यहीं पर पिक्चर के द्वारा बताया गया है आप लोग को, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसमीटर, यहाँ पर लगा हुआ है रिसीवर। ट्रांसमीटर यहाँ से भेजेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये टकराएगा या तो सी बेड से टकराएगा, मतलब कि अगर हमको समुद्र की गहराई नापनी है, सी बेड की गहराई नापनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा उसको ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे और फिर डिटेक्टर जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा हम लोग पता लगा लेंगे कि कितना इसका गहराई है, कितना इसका गहराई है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो ये सी बेड है ना, इसका हम लोग डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं और इसका टाइम भी मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा है जाने में इसको। तो देखिए ना, जैसे कि ना, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस 2 बार कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम भी ना 2 बार ही कंसीडर किया जाएगा। तो सर टाइम को 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखे बच्चे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रहे थे, डेप्थ निकाल रहे थे, इसलिए हम लोग डी को कंसीडर किए हैं, यहाँ पर टाइम कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही है ट्रांसमीटर, यहाँ पर है रिसीवर, यहाँ पर है बोट, शिप, ये है वाटर सरफेस, हाँ बस, और सी बेड है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 समझते हैं और समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल 3 आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एन इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब कि एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, ट्रांसमिट एन अल्ट्रासाउंड सिग्नल टू द सी बेड। वो क्या करती है, अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करती है सी बेड के लिए। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ जा रहा है, सी बेड पर जा रहा है। द सिग्नल इज रिसीव्ड बैक इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वो क्या हुआ, सिग्नल आपको मिला है, मतलब कि ट्रांसमीटर यहाँ से सिग्नल को भेजा और वो यहाँ से सी बेड से वो टकराया और रिसीवर के पास, यहाँ पर है ट्रांसमीटर, यहाँ पर है रिसीवर, रिसीवर के पास वो कितने सेकंड में आया, 6 सेकंड में आया। 6 सेकंड में आया है, इट मीन्स इसको जाने में 3 सेकंड का टाइम लगा है और आने में भी 3 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है ना, आगे इफ़ द, तो यहाँ पर लिख लो कि टाइम इज इक्वल टू टाइम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है ना, आगे है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है मतलब कि जो ये साउंड वेव्स यहाँ से जा रहा है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो 1 सेकेंड में 1500 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। 1500 मीटर मतलब होता है 1.5 किलोमीटर, मतलब कि ये 1 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ना यहाँ पर v कितना है, तो v, यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल t इज इक्वल टू 6 सेकेंड और v इज इक्वल टू है 1500 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है देन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द सी। तो बताइए सी का डेप्थ कितना है, गहराई कितना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो गया ना, तो यही पूछ रहा है कि बताइए डेप्थ कितना है। तो बच्चे हम लोग पढ़े हैं ना कि ना डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेप्थ इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। तो हम लोग पता है कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 1500, टाइम कितना लगा है बच्चे, इसको लगा है 6 सेकेंड डिवाइड बाय 2, तो 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 से 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 0, 15 3 40,
4.5 मीटर, कितना आ गया, मीटर में आ गया। तो बच्चे ये तो मीटर में तो इसको बताएंगे नहीं, तो इसको क्या क्या करेंगे, मीटर को 1000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। तो यहाँ पर करते क्या है, वो करते हैं कि यहाँ पर 10 से 10, 10 से 10 और एक जीरो बच गया। तो पहले 45 को ऐसे ही लिख दो, यहाँ एक जीरो है इसलिए एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, और यहाँ आ गया 4.5 किलोमीटर। तो जो डेप्थ ऑफ सी है वो कितना है, 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है थ्योरी पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। उसके पहले आप लोग को अगर इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला है व्हेन साउंड वेव्स प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, तो जब क्या करता है, साउंड वेव प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम में, मतलब आगे की ओर बढ़ता है, देन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, और जब साउंड वेव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर बढ़ता है ना, तो केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल, नहीं पार्टिकल कभी ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल का जो एनर्जी होता है ना वो ट्रेवल करता है, ठीक है ना। ये भी सी भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है एनर्जी चेंज हो जा रहा है, मतलब कि एक एनर्जी चेंज होकर के दूसरे एनर्जी में चेंज हो रहा है, मतलब कि ये समझिए कि ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है अगर पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नहीं ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि अगर शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है तो बाद में भी ये काइनेटिक एनर्जी ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, न कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है, और डी तो नन ऑफ दी सही, तो सही होगा ही नहीं। तो फर्स्ट हो गया, चलिए सेकेंड को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, साउंड बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से बिलो के साउंड को क्या बोलते हैं, तो बिलो के साउंड को बोलते हैं इंफ्रा साउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रा साउंड या इनऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड या इनऑडिबल साउंड। आगे है द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। देखिए डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि अगर एक बार कंप्रेशन होता है या फिर एक बार रेयरफैक्शन होता है, तो ऐसे करके जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड तो था कि मीन पोजीशन से कहाँ तक वो जाता है, एम्पलीट्यूड इसको था, तो ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। आगे है इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब कि v और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो पढ़ाया था ना कि v इज इक्वल टू ये है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सर ये कैसे था, तो बच्चे था ना कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला था, मतलब कि ये बताया था रिलेशन, ये आता है ना, याद रखिएगा पक्का आएगा, ये आता है और ये आता है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वाले से, इन चारों में से कुछ एक क्वेश्चन, या टाइम पीरियड से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल, तो साउंड वेव सॉल्ट में ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है, गैस में भी ट्रैवल करता है, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, डू नॉट पूछ रहा है तो वैक्यूम हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए आगे बोला जा रहा है इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 0.05, देखिए टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है मतलब कि टाइम दिया है, टाइम मतलब कि ये स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं न्यू से, किसे बोलते हैं न्यू से, तो न्यू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग पढ़े थे ना कि ना टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 न्यू होता है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से 1 को 1 लिख देंगे, यहाँ पर है 0.05, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ना कि पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई नीचे में किए तो ऊपर में करना पड़ेगा, तो 1 × 100 हो जाएगा 100, और
0.5 इंटू 5 हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 20 जा मतलब किया जाएगा 20, और न्यू है, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी है तो इसकी यूनिट रहेगी हर्ट्स, 20 हर्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हर्ट्स हो जाएगा। तो 20 हर्ट्स कहाँ है, तो 20 हर्ट्स बी में है, तो बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन। तो हियरिंग रेंज क्या होता है, तो हियरिंग रेंज होता है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इसको आप लोग 20 के हर्ट्स भी लिख सकते हो। के हर्ट्स, के मतलब किलो होता है, किलो मतलब 1000 होता है। तो 20 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो ऐसा यूनिट वेवलेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है ना, याद रखिए ऐसा यूनिट वेवलेंथ का बोल लो या एम्पलीट्यूड का बोल लो, दोनों का मीटर होता है। फिर इसके बाद मैं बताया था कि ऐसा यूनिट टाइम पीरियड का क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्स। और एक और था, स्पीड था, स्पीड या वेलोसिटी, तो उसकी क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो अभी पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट आंसर में। तो इसको किसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा वेव लेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है ना, आगे में है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड करता है मीडियम पे डिपेंड। तो यह याद रखिए, सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा उससे स्पीड कम होता है, और गैस में साउंड का स्पीड क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम इफ द साउंड फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो क्या होगा व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या इफेक्ट होगा, तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि वी में क्या इफेक्ट होगा, इफ द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी इज डबल। अगर क्या क्या कर दो आप, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, फ्रीक्वेंसी मतलब कि न्यू को क्या कर दो आप, 2 टाइम्स कर दो। तो इसका आप सिंपल सा आंसर बोलोगे द वेलोसिटी विल बी सेम, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन, ये केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है केवल और केवल मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, कि मीडियम कौन सा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, और आप लोग को एक आंसर भी शो हो रहा होगा, आप लोग उस आंसर की भी मदद आप लोग ले सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो फोर्थ में बोला जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स ए इज ट्वाइस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स बी। तो लेट ऐसा करके बोल सकते हैं यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी ए का क्या है, 2 टाइम्स है, टू टाइम्स है फ्रीक्वेंसी बी का जो है। तो देखिए ना यहाँ पर यही बोला जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स ए। तो सोर्स ए से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रहा है सोर्स बी से। सोर्स मतलब होता है जहाँ से कोई साउंड क्या होता है, निकलता है। जैसे कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा माउथ क्या है, मेरा माउथ क्या है, सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से मेरे माउथ से क्या हो रहा है, आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ बोथ द साउंड, कि क्या करना है, वेवलेंथ कंपेयर करना है। तो वेवलेंथ मतलब कि बताना है कि लैम्डा ए लैम्डा बी से किस तरीके से रिलेशन में है, ऐसा बताना है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए ना फॉर्मूला बताया था, यहीं पर इसी वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया हूँ कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कि लैम्डा को कंपेयर करना है, तो लैम्डा को ही छोड़ दो, तो बोलो कि v बाय न्यू हो गया। ठीक है ना, v बाय न्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, v बाय न्यू आ गया। तो हम लोग को ना लैम्डा ए और लैम्डा बी में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ए अपॉन न्यू ए, और डिवाइड में है v बी अपॉन न्यू
बी। तो हमको तो पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो केवल डिपेंड करता है मीडियम पर, वो बस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वी ए और वी वी दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब बोल सकते हैं कि दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब कि दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो वी ए और वी वी क्यों कटा, याद रखो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है ओनली मीडियम पर। तो यहाँ से वी ए और वी वी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बचेगा बस 1/μ ए, यहाँ बचेगा 1/μ बी, ठीक है ना। तो 1/μ ए का तो म्यू ए ही लिख दिया। और देखिए बच्चे याद रखिए, जब भी कोई नंबर डिवाइड का भी डिवाइड में रहता है तो चले जाता है मल्टीप्लाई में। तो जब भी कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ जाएगा न्यू बी अपॉन 1। तो यहाँ पर देखिएगा ना, न्यू बी तो न्यू बी हो गया, और यहाँ पर न्यू ए क्या है बच्चे, न्यू ए है 2 न्यू बी से न्यू बी कट गया। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो मतलब कि इसमें रेशियो पूछ रहा है क्या, हाँ कंपेयर करना है। तो बोल सकते हो कि लैम्डा ए इज टू लैम्डा बी कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो पहले क्या करोगे, पहले इतने को बनाओगे, फिर यहाँ से बनाओगे, और फिर ये वाला बनाओगे, और इतना बाद में लिख दोगे। आई होप समझ में आया होगा कैसे बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग इन अनदर रूम। मतलब साउंड का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे आप पहचान लेते हैं ना कि ये जो साउंड है ना ये आपके फ्रेंड का साउंड है, ठीक है। तो आप लोग को ये पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये क्या है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है, तो उसका नाम है टिम्बर। तो बोलोगे कि टिम्बर, इसका आंसर सिंपल सा बोलोगे कि टिम्बर अ क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन बाय हिज वॉइस। तो इसका सिंपल सा इतना ही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। तो मैंने आपको ना थोड़ा सा बस टिम्बर के बारे में बता दूँ, तुम थोड़ा सा देखिए, जब ना इस चैप्टर का जब पार्ट 2 बन रहा था ना, तो ना उसमें मैंने ना आप लोग को ना लाउडनेस के बारे में बताया था, पिच के बारे में बताया था, यहाँ पर पिच था, और थर्ड था क्वालिटी और टिम्बर। तो टिम्बर ही क्या है, क्वालिटी था जो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बोलोगे ना, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर। तो टिम्बर या क्वालिटी क्या होता है, एक साउंड है जो कि हमको बताता है ना कि एक साउंड क्या है दूसरे साउंड से अलग है, अगर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। अगर दोनों साउंड की दोनों साउंड क्या है, सेम पिच का है और सेम लाउडनेस का है ना। तो टिम्बर और क्वालिटी ही क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो बस आप इतना ही समझिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय कोलाइडिंग टू मेटल। तो मतलब कि साउंड को प्रोड्यूस कराया गया है जब दो मेटल को कोलाइड कराया गया है। कोलाइड मतलब टकराया गया है। फर्स्ट इन एयर, पहला तो उसको हवा में टकराया गया है दोनों मेटल को, और देन इन वाटर, और फिर उन दोनों मेटल को ले जा करके पानी के अंदर टकराया गया है। से विच मीडियम विल प्रोड्यूस लाउडर साउंड। तो किस मीडियम में आपको साउंड लाउडर सुनाई देगा, when both metal are collide from same distance। जब दोनों मेटल को सेम डिस्टेंस से, मान लो कि यहाँ पर सेम डिस्टेंस से, इतने ही सेम डिस्टेंस से मैंने क्या किया है, इसको एयर में बार कोलाइड करवाया है, और इतने ही सेम डिस्टेंस से मैंने क्या किया है, इसको वाटर के अंदर कोलाइड करवाया है। तो बताइए कि आपको साउंड तेज किस में सुनाई देगा। तो मैं ना जब इसको बता रहा था ना, तो देखिए ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है। तो देखिए सॉलिड में स्पीड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। तो एयर कैसा मीडियम है, एयर है गैसियस मीडियम। तो यहाँ पर गैस में क्या होगा, मतलब कि एयर में आपको साउंड कम सुनाई देगा, और लिक्विड में आपको साउंड क्या होगा, ज़्यादा सुनाई देगा। समझ में आ गया। तो बोलोगे इसका आंसर, द साउंड विल बी मोर इन वाटर बिकॉज द पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर आर क्लोज टू इच अदर। जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं। और वी कैन से, आप ऐसा बोल सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन एयर।
द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन एयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अदरवाइज आप लोग को जो एक सॉल्यूशन दिख रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी प्रीफर कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। मतलब कि साउंड क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब आप लोग मैं पढ़ा रहा था ना, तो बताया था कि साउंड क्या है, साउंड का डेफिनेशन, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज आप लोग को ये दो सॉल्यूशन दिख रहा होगा, आप लोग क्या क्या कर सकते हो, इन दोनों सॉल्यूशन में से आप लोग को जो पसंद आए ना, आप लोग उसको अच्छे से, मतलब कि जो आपको समझ में आता है, आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ना बुक में भी जब मैं पढ़ा रहा था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तो मैं आपको बताया था ये ना वीडियो नंबर सेकेंड में था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तो मैंने आपको बताया था इसमें। अदरवाइज आप लोग को इसका भी ना दो आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लोग प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको समझ में आता है। और याद रखिएगा इसमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आपको जैसा सही लगता है आप लोग वैसा बना सकते हैं, दोनों में से जो जैसा 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 सही लगे आप लोग वैसा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी क्या करिए आप लोग, परफॉर्म करिए एक एक्टिविटी डेट साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर अ मीडियम। कि ना साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए आपको, मीडियम चाहिए। तो बताया था इलेक्ट्रिक बेल वाला, इलेक्ट्रिक बेल और एक बेल जार था। ठीक है ना, तो वैसा लाइक बताया था एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज एक बुक में भी दिया हुआ है, बुक में ऐसा करके बॉक्स करके बना हुआ है, आप लोग उसको भी प्रीफर कर सकते हो एक्टिविटी में। अदरवाइज आप लोग को इसके लिए भी क्या किया है, दो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उसको भी समझ करके बता सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है एक्सप्लेन दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बताना है ना कि ना साउंड वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो बच्चे इसमें सिंपल सा आंसर बोलोगे ना कि द साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज के बाद ना जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो डेफिनेशन है ना उसको लिख दोगे, और इसका आंसर उतना कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राइट नोट्स ऑन, नोट्स राइट करना है ईसीजी पर, अल्ट्रासोनोग्राफी पर और सोनार पर। तो ना आज ही बताया हूँ आज ही के वीडियो में ना आप लोग को ना ये इन तीनों के बारे में बताया गया था। तो आप लोग को तीनों के बारे में आप लोग बुक से खुद भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप लोग को आंसर सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन की मदद ले सकते हो, और उसमें से आप लोग शॉर्ट नोट जो भी आपको पॉइंट समझ में आता है, पॉइंट को कट करके आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख सकते हो। और याद रखिए पॉइंट वाइज करके लिखा करिएगा। जैसे ईसीजी लिख रहे हैं ना, तो उसको ऐसे करके पॉइंट करके लिखिए, मतलब कि पहला पॉइंट इसमें कुछ, फिर ईसीजी में ही दूसरा पॉइंट कुछ, फिर तीसरा पॉइंट कुछ, ऐसा करके 4 to 5 पॉइंट लिखिएगा, इनफ होगा 4 to 5 पॉइंट। वैसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी और सोनार के लिए भी। ठीक है, आगे है एक्सप्लेन विथ डायग्राम से एक्सप्लेन करना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तो जब आप लोग को इसके लास्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ा था ना, तो ना आप लोग को मैंने बताया था ना कि ना वेलोसिटी को पढ़ाया था, समझाया था फ्रीक्वेंसी को। तो पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसका, फिर आप लोग लिखेंगे इसका एसआई यूनिट, और इसको आप लोग किस सिंबल से डिनोट करते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है ना, ऑल्सो स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। तो मैं बताया था ना कि ना वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो मैं बताया था कि ना वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऐसे करके जो बताया था जब मैं पढ़ा रहा था इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे आता है, कैसे है। ठीक है, तो इसको समझाया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। अदरवाइज आप बुक का भी लिखा हुआ फॉलो करोगे तो कभी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, देखिए स्पीड दिया हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 3329 मीटर पर सेकेंड।
इफ़ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए सेंटी, मैं बताया था ना कि ना लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटी को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बताया था कि 1.5 को 1.5 लिखिए, सेंटी मतलब होता है नीचे में 100 लिख दीजिए। तो और यहाँ क्या बच गया, मीटर बच गया। तो ये हो जाएगा पहले 15 से 50 लिखिए, 2 0 है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट यहाँ पर था 1 के पहले था तो 1 ऐसे करके, पॉइंट 1 के पहले था तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग गया और ये मीटर। तो वेवलेंथ कितना आ गया 0.015 मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो बच्चे न्यू क्या होगा। तो बच्चे बहुत ही ईजी है। तो जब आप लोग ना न्यू निकालोगे ना तो यहाँ पर बता रहा हूँ, तो देखिए बोलोगे आप लोग कि न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा वी बाई लेमडा, वी बाई लेमडा। वी कितना है बच्चे देखिए यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर 3329 नहीं होगा, यहाँ पर 339 होगा, बस क्या होगा 339 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 339 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा कितना है बच्चे 0.015 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 339 है, तो 339 को ना देखिए ना इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ 1000। देखिए ना जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 339 मल्टीप्लाई 1000, सॉरी यहाँ जीरो नहीं होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0.015 को जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड था, और ऊपर में देखिए ना ये मीटर था ना तो यहाँ पर ये नीचे में मीटर है, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/सेकेंड, 1/सेकेंड क्या होता है हर्ट्स होता है। जब क्या करोगे आप 15 से 339 को डिवाइड करोगे, कुछ ऐसे करके डिवाइड करोगे, 15 को डिवाइड करने आई थिंक आता होगा आप लोग को। जब डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22.6, तो 22.6 आएगा, और यहाँ पर 3 0 था तो ऐसे करके 1 2 3, तो और इसको जब ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा 22 और यहाँ पर 3 0 है ना तो 1 2 3 और यहाँ पर हर्ट्स। तो याद रखिए बच्चे 22 और यहाँ पर 6 भी है ना, क्या क्या आ गया 22600। तो बच्चे हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी क्या हो फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होता है, 20,000 से ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा फ्रीक्वेंसी हो, तो कौन सा साउंड होता है, तो वो साउंड होता है अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड। तो बोलोगे विल इट बी ऑडिबल, क्या आपको ये साउंड ऑडिबल होगा, तो बोलोगे नो, हमको ये साउंड ऑडिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 22.6 किलो हर्ट्स है। तो मतलब कि 22.6 किलो हर्ट्स है, इसलिए साउंड क्या है ऑडिबल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना सबको, अब तो अब थोड़ा सा मेरे को इसको नीचे करना पड़ेगा, तो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब कि यहाँ पर 14 को सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि v दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.017 मीटर। इफ़ द सेम साउंड, अगर यही साउंड इफ़ द सेम साउंड सोर्स इज डिप्ड इन वाटर, अगर उसको वाटर में डुबा देंगे ना, व्हाट इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ऑन इट्स वेवलेंथ। तो बताइए इसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो इसको निकालिए फ्रीक्वेंसी, क्या निकाले इसकी फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, तो हमको पता है ना कि v इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई लेमडा। v कितना है, v है 340 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है 0.017 मीटर। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आ जाएगा ये 17 मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया कट गया, 17 1 जा 17 2 जा 34, और जीरो तो यहाँ पर आ गया, तो इसकी कितना आ गई 20,000, और यहाँ पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग हर्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20,000 हर्ट्स आ गई। तो बोला जा रहा है कि इसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो यहाँ पर था एयर का, तो उसको बोल दो कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो साउंड इन वाटर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर W फॉर वाटर कितना है 1480 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी निकल गई है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्स। तो इसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वेवलेंथ
वेवलेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वेवलेंथ इन वाटर कर लो, वेवलेंथ इन वाटर कर लो। तो वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला जाएगा, तो बोलो कि वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू। तो बोलोगे कि लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय न्यू। तो वी कितना है, वी है 1480 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है, कितना है 20,000 है हर्ट्स। हर्ट्स मतलब होता है पर सेकेंड, तो यहाँ पर हर्ट्स ही लिख दो, और पर सेकंड होगा ना तो सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर मीटर में आंसर आएगा। देखिए 10 से 10 कट हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1000, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया 74 मीटर आ गया। 74 मीटर मतलब देखिए ना बच्चे, ये क्या है 1000 है, नीचे में क्या है बच्चे 1000 है, तो 74 को 74 लिख दो, यहाँ लिख दो मीटर, और यहाँ देखिए 3 जीरो है ना, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ से 1 2, अरे नंबर ही नहीं है, एक जीरो लगा दो, फिर से 1 2 3, ये कितना आ गया 0.074 मीटर आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रिड्यूस द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय अ सितार। तो क्या स्टेप्स आप लोगे सितार से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके पिच को रिड्यूस करने के लिए। तो देखिए पहला स्टेप क्या हो सकता है, तो पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि क्या करिए, सितार का जो वायर है ना उसको क्या क्या करिए, आप लूज़ कर दीजिए। जब आप लूज़ कर दोगे तो उससे जो पिच निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ना आप लोग को ना एक ना पिक्चर शो हो रहा होगा, जो आप इजीली याद कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो, आप उसको आंसर को प्रीफर कर सकते हो। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव हुज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी बताया हूँ सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 को 1 लिख दिए, सेंटी मतलब होता है नीचे में 100 लिख दो, तो यहाँ गया 1/100 मीटर आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ना, इसको पूरा सॉल्व मत करिए, ज़्यादा ईजी रहेगा सॉल्व करना। प्रोपोगेट इन एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो अभी पढ़े हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमने बोलेंगे कि v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई म्यू होता है। याद रखिए बच्चे, कोई एक ही फॉर्मूला याद करिए, ऐसा नहीं कि आप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला या याद कर रहे हो, लैम्डा का वेवलेंथ का ही फॉर्मूला याद कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला याद कर रहे हो, तब तो आप पक्का भूल जाओगे, पक्का मतलब पक्का भूल जाओगे। तो कोई एक फॉर्मूला याद रखिए, बस एक याद रखिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है बस। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ लैम्डा है 1/100, तो और ये क्या है मीटर में है। तो बच्चे मैं बताया था ना अभी कि सर क्या बताए थे वो बताइए। देखिए बताया था ना कि ना जब भी कोई नंबर डिवाइड का भी डिवाइड में रहता है चले जाता है ऊपर, तो चले गया ये ऊपर, और यहाँ पर मीटर तो था ही, मीटर से मीटर कट हो गया, और यहाँ पर 1 था तो 1 को लिख सकते हैं ऐसे करके, तो 330, और यहाँ पर तो 33000 मीटर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से करते हैं डिवाइड, तो ये चेंज होता है किलोमीटर में, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 33 किलोमीटर। क्या आ गया आंसर, 33 किलोमीटर आंसर आ गया। तो यहाँ बच्चे मीटर नहीं है, यहाँ पर ये मीटर नहीं है, ये मीटर नहीं होगा, क्या होगा, ये मीटर नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा आपका हर्ट्स। क्या होगा, ये हर्ट्स होगा, क्योंकि पर सेकंड क्या होता है, हर्ट्स होता है, गलती हो गई ना थोड़ा सा, तो ये किलो, यहाँ पर किलो, यहाँ पर हर्ट्स होगा, 33 हर्ट्स। तो आगे बोला जा रहा है कैन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग क्या इस साउंड वेव को सुन पाएंगे, तो कभी नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हम लोग केवल और केवल सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज को, या फिर बोल लो 20K हर्ट्ज तक के रेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का मेथड और मेरा मेहनत और ये वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करिए,
कमेंट किया करिए और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं मुझे कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं चाहूँगा ना कि ना उसको और अच्छे तरीके से बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है ना, और मुझे बताइए ना कि मैं और कैसे अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे सजेशन दीजिए कमेंट के थ्रू, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट होने का मेरे पास बस एक ही जरिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपके कमेंट को मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।